हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन जुझार एकेडमी। जुझार एकेडमी में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज़ फॉर द क्लास 8, क्लास 9, 10, 6, 7 सब के लिए जो है एनसीईआरटी सीरीज़ जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ कुछ ही दिनों में। सो अगर कोई खास स्पेसिफिक वीडियो आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। एंड अगेन वन अनाउंसमेंट रिलेटेड विद माय academy that I'm also having online and offline tuitions on reasonable rates in my academy. So if you want me to teach you, so then you can contact me. So we are going to start. So today's our topic is class 8's first chapter, and that is how, when and where. How, when and where. This is the first chapter of history of class 8. So let's start the work. So what this chapter deals with, as you know that Indian history is divided into 3 parts. So this chapter is deals with the with those parts. So what's the meaning? How means कैसे, कब and कहाँ, किस तरह से जो है हमारी हिस्ट्री की जो वैल्यू है वो इन्हांस हुई है. So in history, how important are dates? So first topic is how important are dates. Dates कितनी important होती हैं. So in history, dates are important as it tells us about the changes that occur in the past. हिस्ट्री में वो सारी डेट्स इंपॉर्टेंट हैं जो हमें हिस्ट्री में हुए चेंजेस के बारे में बताती हैं. It tells us how the things were there in the past and how now they change. ये हमें बताती हैं, डेट्स हमें बताती हैं कि किस तरह से चीज़ें पहले थी और उनमें क्या चेंज आ रहा है. इट टेल्स अस अबाउट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ रूलर्स एंड देयर डायनेस्टी. ये जो डायनेस्टीज़ हैं, जो राजवंश हुए हैं, उनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब उनकी टाइमलाइन के बारे में बताती हैं कि हाँ पहले कौन सा राजा था, फिर उसके बाद कौन, एंड more information about the dynasty. It teaches us not to repeat the mistake that we have done in the past. Dates हमें क्या बताती हैं कि if we have done mistakes in the past, so we will not repeat them. अब देखिए, हम जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारे डेट्स याद रखते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको 15 अगस्त 1947 की बात करूँ तो सीधे ही माइंड में रिमाइंडर जाता है कि येस, दिस इज डेट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस. If I'll take the name of 26th January 1950, then it will remind us about the Republic Day, means our constitution was implemented on that day. So ऐसी डेट्स जो हिस्ट्री के बारे में इंपॉर्टेंट, देखिए डेट्स बहुत सारी होती हैं बट इन डेट्स में वो सारी डेट्स इंपॉर्टेंट जहाँ पे कुछ खास स्पेसिफिक होता है. देखिए जैसे डेली में हम लोग अपनी डेली लाइफ स्पेंड करते हैं, हर साल जो है सेम डेज आते हैं, बट द डेज विच आर रिलेटेड विद आवर स्पेशल ओकेजन जस्ट लाइक आवर बर्थडेज, आवर योर पेरेंट्स मैरिज एनिवर्सरीज एंड the other celebrations. So those days are important and we remember those days in our life. ओके, सो इसीलिए हिस्ट्री में भी वो डेट्स इंपॉर्टेंट हैं जो हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन देती हैं हिस्ट्री के बारे में. सो डेटिंग ऑफ टाइम, विच डेट्स आर इम्पॉर्टेंट, कौन सी जो डेट्स है वो इम्पॉर्टेंट होती हैं. सो यहाँ पे है कि हैव यू एवर गिवन मच थॉट टू टाइम. कभी आपने ज़्यादा सोचा है कि हाँ कितना टाइम जो है, कौन सी डेट्स जो है आपकी डेली लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, कौन सा टाइम आपकी डेली लाइफ में इम्पॉर्टेंट है. तो आपके माइंड में सिर्फ वही बातें आएंगी जब से आपको चीज़ें याद हैं. ठीक है, यहाँ आपके पेरेंट्स आपको रिमेंबर करवाते हैं कि येस दिस इज़ देयर बर्थडे डेट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, या आपने कभी कोई प्राइज़ जीता है तो दैट डे इज़ इम्पॉर्टेंट, या लाइफ में कुछ स्पेसिफिक हुआ है तो डेज दोज डेट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस. So the dates around which we compose our past, those dates are not important. ठीक है, अब डेट्स की अगर हम बात करें तो डेट्स, वो डेट्स जिसके आसपास हम अपने पास्ट को बनाते हैं, वो डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं. दे बिकेम इम्पॉर्टेंट एज वी फोकस्ड ऑन दोज. ठीक है, डेज, अब देखिए पास्ट में बहुत सारी डेट्स हैं, जैसे मैंने अभी आपकी बर्थडेज की बात की, पर अगर हम बर्थडे अपने याद ही नहीं रखेंगे, मैरिज एनिवर्सरीज याद ही नहीं रखेंगे, या कोई और डे याद ही नहीं आप रखोगे अपनी लाइफ का, तो वो कैसे जो अगर हम उस पर फोकस करेंगे तो दैन दैट डे इज़ इम्पॉर्टेंट.
जस्ट लाइक हम 15 अगस्त को या 26 जनवरी को हम स्पेसिफिकली हमें 2 डेट्स पता है, हम उसके ऊपर फोकस देते हैं, दैट्स वाई वी रिमेंबर दैम. सो इफ़ वी विल स्टार्ट फोकस ऑन न्यू डेट्स देन दे विल आल्सो बिकम इंपॉर्टेंट. अगर नई डेट्स के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करेंगे, जब हिस्ट्री लर्न करते हैं तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर लर्निंग डेट्स एंड दैट्स अ डिफिकल्ट थिंग फॉर द स्टूडेंट्स कि हिस्ट्री में उनको यही बात सबसे ज़्यादा टफ लगती है कि डेट्स याद करनी पड़ती हैं, बट डेट्स आर इम्पॉर्टेंट. इफ़ यू विल नॉट लर्न अबाउट द डेट्स एंड हाउ यू विल लर्न अबाउट द हिस्ट्री, आपको पता ही नहीं लगेगा आपके देश का इतिहास क्या है, आपके देश में क्या हुआ, आपने कैसे, आपके देश में कब जो है वो ब्रिटिशर्स आए या ब्रिटिशर्स से पहले कौन था. तो ये सारी चीज़ें जाननी है तो यू मस्ट नो अबाउट द डेट्स. सो हमारे पास डेट्स इंपॉर्टेंट हैं जिनके ऊपर फोकस किया जाता है. जस्ट लाइक यहाँ पे देखिए आपकी बुक में ये एक पम्फलेट दिया हुआ लिप्टन टीज़ का. यहाँ पे जो है प्रिंस, इंग्लैंड के प्रिंस को दिखाया गया है. तो व्हाट डज दिस पैम्फलेट शोज, ये कैलेंडर जो है शो कर रहा है जिसके ऊपर क्या है, राजा है एंड दिखाया हुआ है, इंडियन मॉन्यूमेंट दिखाए हुए हैं. सो इट्स एन एडवर्टीजमेंट टू टेल अबाउट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. So during British rule, the dates which tell us about the ruling time of famous personalities like Governor General and Viceroy. अब ब्रिटिश रूल की अगर हम बात करते हैं, बिकॉज इन द पास्ट हम एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, तो जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे आए तो कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है. अब जब गवर्नर जनरल थे यहाँ पे, वाइसरॉय का जो टाइम है, उनके टाइम के ऊपर क्या कुछ खास हुआ, दोज डेट्स आर इम्पॉर्टेंट. सो इफ़ वी विल लर्न, तो देन फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉज वॉन हेस्टिंग्स एंड लास्ट वाइसरॉय जो है हमारे पास वो लॉर्ड माउंटबेटन थे. सो दीज आर इम्पॉर्टेंट. So during this period, the decisions taken by all these personalities are important, and we are studying them in history. So dates tell us all the activity, decisions taken by all the personalities. ठीक है, so those dates are important and we are learning them. So which dates are important during British rule? The dates which tell us about the rule of the governor general and the viceroys. So how do we periodize? Periodize means हम किस तरह से dates को divide करते हैं. So we divide the history into different periods to know about the that period. Different historians divide the history according to them. जो historians history पढ़ाते हैं, they are known as historians. तो historians ने जो history है उसको अलग अलग parts में divide किया है. अगर हम periodization की बात करें, history को division की बात करें, तो जो जेम्स मिल है, अभी हम नेक्स्ट उनके बारे में पढ़ेंगे. तो उनकी जो डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, जो इंडियन हिस्ट्री है वी कैन डिवाइड इनटू हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. बट जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं वो डिवाइड करते हैं एंशियंट, मिडीवल एंड मॉडर्न. अब इनमें से कौन सा सही है, आइए देखते हैं. सबसे पहले तो हम जेम्स मिल की बात करेंगे. जेम्स मिल जो है इकोनॉमिस्ट थे एंड उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया. सो जेम्स मिल ने जो डिवीज़न की है इंडियन हिस्ट्री की, वी कैन डिवाइड. जेम्स मिल वॉज अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर एंड पब्लिश्ड अ 3-volume वर्क ऑन द डिवीजन ऑफ इंडिया नेम्ड हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. ठीक है, वॉट वॉज द नेम ऑफ हिज बुक, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. सो उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश के पीरियड में डिवाइड किया है. वाई डिड ही डन दिस डिवीज़न, उन्होंने ये डिवीज़न क्यों की? उनका ये मानना था कि स्टार्टिंग में इंडिया में सिर्फ हिंदू ही थे. ठीक है, कोई और धर्म नहीं था, कोई और रिलीजन नहीं था. उसके बाद इंडिया में कौन आए? इंडिया में मुस्लिम्स आए. मुस्लिम्स के आने के बाद फिर यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए. तो इसीलिए इंडियन हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. अब उनका मानना था, ही थॉट ऑल एशियन सोसाइटीज़ आर लोअर लेवल देन यूरोप. अब उनका ये मानना था कि जो एशिया है उनका कल्चर, उनकी जो एटिकेट्स हैं, उनकी जो नॉलेज है, दैट्स वेरी लेस देन द यूरोपियंस. मतलब बहुत लोअर लेवल के ऊपर हैं एशियंस. सो अकॉर्डिंग टू हिम, बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर इन इंडिया, हिंदू मुस्लिम डायनेस्टी रूल फ्रॉम द स्टार्टिंग. ही सेड इंडिया इज डोमिनेटेड बाय कास्ट, रिलीजियस टैबूज एंड सुपरस्टिशंस. उनका कहना था कि इंडिया जो है यहाँ पर कौन सी चीज़ मेन है, यहाँ सिर्फ कास्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है, रिलीजियस जो इनके टैबूज़ हैं यानी कि इनके सुपरस्टिशंस हैं, जो इनकी मान्यताएं हैं, रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, ट्रेडिशंस हैं, उन्हीं को वैल्यू दी जाती है. ब्रूजर्स कैन इंट्रोड्यूस मैनर्स, सॉरी यहाँ पे ब्रिटिशर्स हैं.
तो ब्रिटिशर्स क्या कर सकते हैं, दे कैन इंट्रोड्यूस मैनर्स एटिकेट्स टू द इंडियंस, बिकॉज वो सोचते थे कि उनको ज़्यादा मैनर्स हैं इंडियन से. सो ही फर्दर सजेस्टेड दैट ब्रिटिशर्स शुड कॉन्कर ऑल द कैरेक्टरीज, और उन्होंने ये चीज़ भी अपनी बुक में लिखी थी कि ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए, इंडिया की सारी कैरेक्टरीज को जीत लेना चाहिए एंड उसके बाद इंडिया को एक इनलाइटेंड कंट्री बनाना चाहिए, यानी कि इंडिया में जो प्रोग्रेस है और उसको फैलाना चाहिए, पर पहले इंडिया को पूरा कैप्चर कर लें. In this idea of history, British rule represented all the forces of progress and civilization. The period before British rule was one of the darkness. तो इसका मतलब क्या हुआ, जो जेम्स मिल ने अपना आइडिया बताया उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो इंडिया हिस्ट्री है, जो पीछे इंडिया की जो हिस्ट्री, इंडिया का जो इतिहास है जिसे हम गोल्डन पीरियड मानते हैं, बट वो इसे डार्कनेस का पीरियड यानी कि अंधेरे का रूल मानते हैं. सो ब्रिटिश रूल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को, फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन को. मतलब जब ब्रिटिश रूल आएगा तो इंडिया में प्रोग्रेस होगी और सिविलाइजेशन बेटर होगी. हिस्टोरियंस हैव यूजली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न. अगर हम इंडियन जो है हमारे हिस्टोरियंस हैं उनके अकॉर्डिंग देखें तो इंडियन हिस्ट्री को हम एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न में बांट सकते हैं. अनदर डिवीज़न आई इंडियन सोसाइटी की. मतलब एंशिएंट का मतलब पुराना, सबसे जो प्राचीन हमारे पास हिस्ट्री है जो हर्षवर्धन तक की काउंट होती है, दैट इज एंशिएंट हिस्ट्री. आफ्टर हर्षवर्धन मीन्स फ्रॉम स्टार्टिंग टू 600 AD हमारे पास एंशिएंट हिस्ट्री है. देन फ्रॉम आफ्टर दैट हमारे पास मिडिवल हिस्ट्री है. मैक्सिमम जो टाइम पीरियड मिडिवल का 800 टू 1800 AD के बीच में है. एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स के आने से स्टार्ट हुई है. सो इस डिवीज़न में, ये जो डिवीज़न होती है इसमें क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं. It is a periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity, science, reason, democracy, liberty and equality. मतलब जो ब्रिटिशर्स अगर हम बोलते हैं ना, पहले ऐसे बोला जाता है एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, है ना. अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर मॉडर्न पीरियड की बात करें तो मॉडर्न पीरियड वो पीरियड है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, जब नई नई चीज़ें जो है बनना स्टार्ट हुई और लोगों की जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ हुई. मतलब वेस्टर्न साइड में, हम ईस्टर्न साइड में है ना. हम ईस्टर्न साइड में कैसे हैं, जियो में भी आपको एक्सप्लेन करूँगी. अगर ये हमारे पास ग्लोब है तो ये इक्वेटर है, जो इक्वेटर डिवाइड करता है टू पार्ट्स में, क्या, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है. तो एक और डिवीज़न होती है हमारे पास लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बेस के ऊपर. अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास लॉन्गिट्यूड होता है जो डिवाइड करता है ग्लोब को यानी कि अर्थ को ईस्ट एंड वेस्ट में, ठीक है. तो ईस्ट एंड वेस्ट ये दो डिवीज़न्स होती हैं. अगर इंडिया को हम देखें तो इंडिया की जो लोकेशन है, वेयर इज़ इंडिया, इंडिया जो है, अगर मैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दोनों बना दूँ तो इंडिया यहाँ पे है, एशिया यहाँ पे है, तो इंडिया जो है यहाँ पे है. तो इसका मतलब इंडिया कौन सी जो है वो लोकेशन में है, नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, यानी वर्ल्ड में नॉर्थ ईस्ट में है. तो हम जो इस साइड की कंट्रीज़ है वो ईस्टर्न है और ये जो कंट्रीज़ हैं ये वेस्टर्न है. इसका मतलब यहाँ पे अगर हम वेस्ट पढ़ रहे हैं तो वेस्टर्न साइड में यहाँ पे मॉडर्निटी आ चुकी थी, यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी, साइंस की, यहाँ पे लोग जो हैं वो रीज़न यानी कि हर चीज़ के पीछे कारण को ढूंढने लगे थे. डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी यहाँ पे आ चुका था. इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं था. सो मिडिवल वाज ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी वेयर दिस फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिडंट एग्जिस्ट. तो अगर मिडिवल की हम बात करते हैं कि मॉडर्न, तो हम उसे उस टाइम को काउंट करते हैं जिस टाइम के ऊपर क्या है, नई चीज़ें आई हैं. मिडिवल वो टाइम है जब ये सारी चीज़ें नहीं थी, ठीक है. सो अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डिडंट हैव इक्वलिटी. अब अगर हम बात करें कि क्या हम इंडियन हिस्ट्री को मॉडर्न हिस्ट्री कह सकते हैं ब्रिटिशर्स के टाइम को, तो कहते हैं कि जो ब्रिटिश रूल है उस टाइम के ऊपर ना हम इंडियंस को इक्वालिटी थी, ना हमें फ्रीडम थी, ना हमें लिबर्टी थी. मतलब जितनी हमारी आज़ादी थी वो तो सारी इन्होंने छीन ली थी. सो नॉर वाज द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. ना ही ब्रिटिशर्स के टाइम के ऊपर इंडिया की कोई ग्रोथ हुई है, ना ही कोई प्रोग्रेस हुई है, ठीक है. तो हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिया में ये एक मॉडर्न टाइम है. सो मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रेफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल पीरियड, ठीक है. इसीलिए हिस्टोरियंस इस पीरियड को कॉलोनियल पीरियड कहते हैं, ना कि इसको मॉडर्न पीरियड कहते हैं. कॉलोनियल का मतलब क्या होता है, कॉलोनियल का मतलब अगर कोई कंट्री दूसरी कंट्री को ऑक्यूपाई कर लेती है और सब्जुगेशन कर लेना बोलते हैं, और उस कंट्री की सारी इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटी सबके ऊपर कंट्रोल कर लेती है, तो दैट इज़ नोन एज कॉलोनियल कंट्री, ओके.
So subjugation of one country by another powerful country can lead to social, political, economic, cultural changes. It's called colonialism. British came to conquer the country, establish their rules, subjugate the local nawabs and राजास. ठीक है, कलोनियल कौन है कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, उन्होंने हम इंडियंस को जो है अपने स्लेव्स बना लिया और हमारी कंट्री को अपने कब्जे में ले लिया और हमारी इकोनॉमी, हमारी जो सोसाइटी है, पॉलिटिकल कंडीशन सबको डिमोलिश कर दिया. सो हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता लगता है ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री के बारे में? देखो, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है तो यहाँ हम सोर्सेज के बारे में बात करेंगे. फर्दर चैप्टर्स में हम आगे बात करेंगे कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने अपना रूल यहाँ पे एक्सपेंड किया. तो अगर हम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की बात करें तो ब्रिटिशर्स फाइंड इट नेसेसरी टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. ब्रिटिशर्स अब क्या करते थे कि वो हर चीज़ का रिकॉर्ड रखते थे. रिकॉर्ड्स कुड मेक ईजी द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क सो दैट दे कैप्ट द रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. अब देखिए, वो रिकॉर्ड क्यों रखते थे? रिकॉर्ड इसलिए रखते थे क्योंकि उनके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स में उनको हेल्प मिल जाती थी. हर चीज़ जो है वो रिकॉर्ड, हर चीज़ का रिकॉर्ड रखते थे. वो मेमोज क्रिएट करते थे. ठीक है, मेमोस मतलब हर चीज़ को लिखा जाता था. फॉर द मेमोरीज नोट करते थे, रिपोर्ट्स बनाते थे. वॉज दिस वॉज डन, ठीक है, जब ये लिख लिया जाता, सब कुछ कर लिया जाता था, हर चीज़ को डिक्टेट कर लिया जाता था, तो उसके बाद उसको स्टडी किया जाता था, उसके ऊपर डिबेट की जाती थी. अब ऐसा किया क्यों जाता था? ब्रिटिशर्स वांटेड टू, ठीक है, वांटेड टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स. ठीक है, ब्रिटिशर्स हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना चाहते थे. मतलब रिकॉर्ड क्यों रखना चाहते थे बेटा? वो रिकॉर्ड इसलिए रखना चाहते थे क्योंकि वो इंडियंस के हर चीज़ के बारे में जानना चाहते थे. सो दैट अगर उनको इंडियंस के बारे में पता होगा तो देन दे कैन, देयर रूल विल बी ईजी. उन्हें हर चीज़ के बारे में पता है तो वो रूल करना ईजी हो जाएगा. दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो ऑफिसर्स आते थे, गवर्नर जनरल आते थे, वाइसरॉय आते थे, वो आते थे फॉरेन से, इंग्लैंड से आ रहे थे, वो इंडिया के नहीं थे. तो इंडियंस के बारे में जो पिछले वाइसरॉय ने, गवर्नर ने जो कुछ किया है, काम किया है, जो रिसर्च की है, वो सारी चीज़ें कहाँ पे आएंगी? वो पुराने गवर्नर जनरल क्या करते, सब कुछ लिख के रख लेते थे. तो जब नए आते थे तो उनको सारी बातों को समझने में ईजी होता था कि हाँ, इस तरीके से वर्क जो है वो इंडिया में चल रहा है. क्योंकि इतनी ज़्यादा नॉलेज तो थी नहीं उन लोगों को, ना इतना टाइम होता था पुराने गवर्नर जनरल्स के पास कि हर चीज़ को एक्सप्लेन कर पाएँ. तो इसीलिए रिकॉर्ड रूम्स रख लिए जाते थे सो दैट एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से समझा जा सके. सो हर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के साथ रिकॉर्ड रूम होता था, जैसे तहसीलदार के ऑफिस के साथ, कलेक्टर के ऑफिस के साथ और लॉ कोर्ट्स के साथ. तो ये आर्चीव्स हैं, आर्चीव्स जहाँ पे सारा जो रिकॉर्ड्स रखे जाते थे. तो ये नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया 1920 में ब्रिटिशर्स ने ही बनवाया था इसको. दिल्ली में है ये, और यहाँ पे ब्रिटिशर्स के टाइम के मैक्सिमम रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं जो हमें नॉलेज देते हैं हिस्ट्री की. एंड दीज आर म्यूजियम्स. अब म्यूजियम्स क्या होते हैं? म्यूजियम्स हमें इंफॉर्मेशन देते हैं जो भी हमारे पास आर्किटेक्चर या फिर हमें आर्कोलॉजिकल सर्वे से मटेरियल मिलता है, तो ऑल आर केप्ट इन द म्यूजियम्स विच आर टेलिंग अस अबाउट द हिस्ट्री. Letters and memos, ठीक है, that move from one branch to administration to another in the early years of 19th century can still be read in archives. ठीक है, ये letters and memos अभी भी हमें अलग अलग archives में मिलते हैं. सो हाउ रिकॉर्ड्स वर रिटन, रिकॉर्ड्स कैसे लिखे जाते थे? देखो, उस टाइम की वो प्रिंटिंग मशीन्स तो थी नहीं. सबसे पहले तो सारा काम जो है हैंड रिटन होता था, तो जो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में लिखे जाते थे, एंड दैट इज़ नोन एज कैलीग्राफी. जब प्रिंटिंग प्रेस हुई तो प्रिंटिंग प्रेस के बाद सारा काम प्रिंटिंग मशीन से होने लगा. अब नेक्स्ट वन है सर्वे. सर्वे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस थी ब्रिटिशर्स के टाइम की. सर्वे मीन्स आपको जैसे आप अपनी सोसाइटी का आसपास सर्वे करो कि हाँ, कितने लोग रहते हैं, कैसे रहते हैं, उनका रिलीजन क्या है, उनकी कास्ट क्या है, वो क्या काम करते हैं. तो दिस इज़ नोन एज सर्वे. सो दे बिलीव दैट कंट्री शुड बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटिव. उनका ये मानना था कि कंट्री को रूल करने से पहले आपको उसका एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए. सो बाय द अर्ली 19th सेंचुरी बहुत सारे सर्वेज जो है इंडिया के बारे में ब्रिटिशर्स ने किए. रेवेन्यू सर्वेज हुए, मतलब इंडिया में कैसे टैक्स कलेक्शन की जाएगी, कैसे वो अपना पैसा बनाएंगे. तो रेवेन्यू सर्वेज विलेजेस में हुए इंडिया की टोपोग्राफी को जानने के लिए. सेंसस सर्वे, मतलब जो हम जनगणना करते हैं, अपनी पॉपुलेशन को काउंट करते हैं, ये भी ब्रिटिशर्स ने करना स्टार्ट किया था सो दैट दे विल नो अबाउट इंडियाज़ पॉपुलेशन. ठीक है, तो फर्स्टली इन्होंने स्टार्ट किया था. फर्स्ट सेंसस जो है लॉर्ड मायो
के टाइम के ऊपर, मेयो के टाइम के ऊपर हुई थी 1872 में, बट इट वाज एन इनकम्प्लीट सेंसस। जो प्रॉपर फर्स्ट सेंसस हुई थी वो 1881 में हुई थी। अब उसके हर 10 साल के बाद इंडिया में सेंसस कंडक्ट करवाई जाती है। और ये जो सेंसस है हमारे पास, ये हर 10 साल के बाद होती है, और आज भी हम इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं। Next one, botanical gardens and natural history museums. Botanical gardens and natural history museum established by the British collector plant specimen and information about their uses. अब इंडिया में ब्रिटिशर्स ने जो प्लांट्स थे इनके बारे में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए botanical gardens बनाए, so that they will know about the plant species, they will get the information about their uses. लोकल आर्टिस्ट जो थे उनको पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए कहा गया स्पेसिमेन की, सो दैट दे विल कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल दिस थिंग्स. Historians are now looking at the way such information was gathered and what this information reveals about the nature of colonialism. ठीक है, अब historians क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें बोटेनिकल गार्डन्स के अगर बनाए हैं, ये जो हिस्ट्री म्यूजियम बनाए हैं, इनमें जो चीज़ें पढ़ी हैं उनको अच्छे से स्टडी करते हैं कि किस तरह से ये हमें कॉलोनिज्म ब्रिटिशर्स के टाइम के बारे में बता सकते हैं. So this is the pic of botanical garden. They tell us what the officials thought, what they were interested. ठीक है, अब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें क्या चीज़ नहीं बताते हैं. ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, पर कुछ चीज़ें छुपा भी जाते हैं. ठीक है, अब ना सिर्फ ब्रिटिशर्स के रिकॉर्ड बट इंडियन रूलर्स के टाइम के ऊपर भी मैक्सिमम ऐसा है कि जो हमारे पास एक्चुअल चीज़ें हैं वो थोड़ी सी छुपा ली जाती, क्योंकि कोई अपनी नेगेटिव चीज़ों को तो सामने लाएगा नहीं. सो इसीलिए ब्रिटिशर्स के रिकॉर्ड्स हमें क्या नहीं बताते हैं, तो दे टेल अस अबाउट द ऑफिशियल्स थॉट. ठीक है, जिसमें वो इंटरेस्टेड थे, जिसमें वो लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, उन चीज़ों को उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया. So these records don't always help us to understand what other people in the country felt, what lay behind their actions. ठीक है, हम सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स ही मैक्सिमम हमें देखने को मिलते हैं. ये तो नेगेटिव पॉइंट्स ब्रिटिशर्स के हमें तब पता लगते हैं कि कुछ हिस्टोरियंस या कुछ राइटर्स ने इसके बारे में लिखा हुआ है. अदरवाइज वी आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर आइडिया ऑफ इट. ठीक है, कि लोग उस टाइम पे कैसे सोचते थे. सो ऑल दीज सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट. और ये सोर्सेज जो बनाए भी गए थे उनके लिए थे जो लिटरेट थे. जो इलिटरेट थे उनके लिए कोई सोर्स नहीं बनाया गया था. फ्रॉम दीज वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड लिव्ड बाय द ट्राइबल एंड पीजेंट्स, द वर्कर्स इन द माइंस और द पुअर ऑन द स्ट्रीट्स. ठीक है, इन हिस्टोरिकल सोर्सेज से हमें बिल्कुल पता नहीं लगता है कि जो ट्राइबल पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे, माइंस में वर्क करने वाले गरीब थे, उनकी लाइफ कैसी थी. तो उनकी लाइफ के बारे में जानना बहुत ही difficult task है. So this was all for today's video. If you like the video, then please press the button of like and the bell icon so that you will get the notification of my latest videos. And one more thing is that specifically if you want any specific video, then you can please comment me so that I'll make video for you. Thank you very much.